नमस्कार दोस्तों, मैं धनराज कुमार आपके अपने YouTube चैनल स्काई टीचिंग सेंटर प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी शिक्षण शास्त्र के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको लगातार एग्जाम की में पूछे जाते हैं। आपके काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला ही क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है कि भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की जो योग्यता होती है उसे क्या कहेंगे? जो भाषा के बारे में जो चिंतन और बात करने की योग्यता होती है, कम्युनिकेशन स्किल होती है, उसको आप क्या कहेंगे? क्या अधिभाषिक कहते हैं? इसी को विचार विमर्श योग्यता कहते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर दूसरा बोल रहा है कि ध्वन्यात्मक जागरूकता कहेंगे या निपुण वक्ता कहेंगे या उद्गामी साक्षरता कहेंगे? क्या कहेंगे आप लोग जरा सा बताइए, इसको क्या कहते हैं? तो जो बात करने की जो कम्युनिकेशन स्किल होती है उसको क्या बोलते हैं? विचार विमर्श की योग्यता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विचार विमर्श की योग्यता। आपका ऑप्शन हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। ध्वन्यात्मक जागरूकता है नहीं, निपुण वक्ता होता है जो सिर्फ बोलने वाला होता है, लेकिन इसमें चिंतन भी करोगे और बात करने की योग्यता भी दोनों है। सिर्फ इसमें वक्ता की बात नहीं कर रहा है और साक्षरता की बात तो कर नहीं रहा है। और ये ध्वन्यात्मक केवल जो ध्वनि की जागरूकता होती है, जो ध्वनि के बारे में होते हैं, जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, उसके बारे में नहीं कर रहा है। ये अधिभाषिक क्या बोल रहा है? अधिभाषिक विचार विमर्श करने की। आप बातें विचार विमर्श कर रहे हो, कितना दूसरे से कम्युनिकेशन कर रहे हो, दूसरे से कितना अट्रैक्टिव कर पा रहे हो, उसी को क्या बोलते हैं? उसके चिंतन के बारे में योग्यता को क्या कहते हैं? विचार विमर्श की योग्यता कहते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पेज स्क्रीन पर। बोल रहा है किसी पाठ्य सामग्री के विशिष्ट सूचना। कोई पाठ्य सामग्री है, उसकी कौन सी विशिष्ट सूचना और निकालने के उद्देश्य से गहन पूर्वक या गहराई से उस पाठ के सामग्री को पढ़ने का कौशल ... का बोध कराता है। क्या निष्कर्ष क्या है? ऑप्शन निष्कर्षात्मक है, मूल्यांकन परक है, वैश्विक है या स्थानिक? ये बोल क्या रहा है? देखिए, किसी पाठ्य सामग्री आपके सिर्फ उसी पाठ से निकालना है। किसमें? उसी के आपके जो पाठ दिया गया है उसी चैप्टर से ही निकालना है और उसको एकदम गहराई से पढ़ते हैं तो आपका मूल्यांकन करने की तो बात तो है नहीं। यहाँ पे भी निष्कर्ष नहीं निकाला, उसका सिर्फ उद्देश्य और जो गहराई से बात करने की जा रही है और वैश्विक है नहीं, ये स्थानीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्थानीय हो जाएगी। वैश्विक नहीं है, आपका क्या हो जाएगी? स्थानीय हो जाएगी। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? 4th नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3। आप हिंदी भाषी शिक्षक हैं। क्या हैं? आप हिंदी भाषा के टीचर हैं। उसके बाद लेकिन आपको पंजाब के एक प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त किया गया है। कहने का मतलब है आपको हिंदी आती है और आपको थोड़ा सा पंजाबी विद्यालय में भेज दिया जाता है, चूँकि आप उस क्षेत्र की स्थानीय भाषा को नहीं जानते हैं। क्योंकि आप हिंदी भाषी के हैं तो पंजाब के जाहिर सी बात है आपको पंजाबी लैंग्वेज नहीं आएगी, तो इसलिए आपको अब क्या करना चाहिए? आप क्या करेंगे? अंग्रेजी में संवाद करना चाहिए कि बच्चों को सिर्फ आपको पता है कि बच्चे को पहली लैंग्वेज कौन सी होती है? मातृभाषा। यदि उनको अंग्रेजी नहीं आती रहेगी तो आप क्या करोगे? अंग्रेजी में कैसे संवाद कर सकते हो? और दूसरी बोल रहा है समुदाय को हिंदी सीखने के लिए प्रेरित करेंगे कि वहाँ पे जितने समुदाय हैं, जितने बच्चे हैं, वहाँ पे जो लोग हैं बोलेंगे कि क्या करोगे? हमें भैया पंजाबी नहीं आती है, आप लोग भी हिंदी सीख लो, क्योंकि हमें हिंदी आती है तो हम हिंदी में ही कम्युनिकेशन आपसे वार्तालाप कर सकते हैं, बात विचार विमर्श कर सकते हैं, तो इसलिए आपको भी हिंदी सीखना चाहिए। क्या आप ऐसा करेंगे? ऑप्शन 3 कह रहा है तुरंत हिंदी भाषी क्षेत्र में स्थानांतरण यानी ट्रांसफर। क्या? ट्रांसफर के लिए बोल देंगे। ट्रांसफर के लिए बोल दोगे आप कि नहीं हमको तो पंजाबी लैंग्वेज आती नहीं है तो हमारा क्या कर दिया जाए? ट्रांसफ़र कर दिया जाए। क्या आप ऐसा कहोगे? आवेदन कर देंगे। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? बच्चे की भाषा को संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए और पढ़ाना शुरू करना चाहिए।
बच्चों को जब भी होगा तो उसके जो लैंग्वेज है उसको संसाधन के रूप में लेना चाहिए। किसके रूप में लेना चाहिए? संसाधन के रूप में, न कि बच्चे की जो वहाँ की लैंग्वेज है उसको बाधा के रूप में आप नहीं ले सकते हैं, बाधा के रूप में आप नहीं ले सकते हैं उसको, क्या बाधा के रूप में नहीं ले सकते हैं। आपको सिर्फ उसके संसाधन के रूप में ले करके वहाँ पर जो पठन है उसको स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा पढ़ाना वहाँ पे शुरू करना चाहिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 4th वाला। ये सब तीनों गलत हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4th, भाषा अर्जन। यहाँ पे भाषा अर्जन के बारे में बताया गया है, जो कि भाषा अर्जन आपका क्या होता है? अनौपचारिक तरीके से। क्या होता है? अनौपचारिक तरीके से सीखा भी जाता है अनौपचारिक तरीके से। ये एक भाषा अर्जन होता है और एक भाषा अधिगम होता है। जो भाषा अर्जन होता है वो आप अपने मित्र से, दोस्त से, परिवार से, पास पड़ोस से, कहीं भी किसी भी समय चलते उठते बैठते कभी भी भाषा का अर्जन कर सकते हो। और एक भाषा अधिगम होता है, उसको आप व्यवस्थित नियम से आप विद्यालय जाके वहाँ पे सीख सकते हो। तो यहाँ भाषा अर्जन के बारे में बोला है। तो आपका अर्जन तभी घटित होता है जब बच्चे को पठन के अवसर दिए जाएं, कि नहीं बच्चे को आप सिर्फ से ज़्यादा पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, उसको खूब अवसर दिया जाए। और दूसरा क्या है? बच्चों को भाषा का परिवेश यानी उसको माहौल दिया जाए, परिवेश दिया जाए, क्या तब होगा। और ऑप्शन 3 कह रहा है बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाए जाए। यहाँ पे नियम सिखाने और व्याकरण के रट्टा मरवाने की बातें तो हो ही नहीं रहा है उसके। और बच्चे को अनुवाद करने का अभ्यास आप नहीं करवा सकते हैं। तो आपको बच रहा है 2 ऑप्शन। तो देखिए, अवसर तो आप दे रहे हो, ठीक है, लेकिन उससे भी बेटर ऑप्शन हमारे पास है, क्योंकि जो बच्चे की भाषा, वहाँ का जो माहौल है, वहाँ का जो परिवेश है, यदि कोई बच्चा यहाँ का है अंग्रेजी नहीं जानता है, लेकिन उसको ले जाके अंग्रेजी भाषी क्षेत्र में दे दोगे, वहाँ का जैसा माहौल मिलेगा, परिवेश मिलेगा, वो धीरे धीरे वो जल्दी सीख जाएगा। सीखने के बजाय उसको जब परिवेश में ले जाकर आप छोड़ दोगे, उसमें वहाँ जाकर आप पहुँचा दोगे, तो वो जल्दी भाषा सीख जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे को उसका उचित माहौल दो, उचित परिवेश दो, एक्सपोजर किया जाना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 2nd वाला आंसर हो जाएगा। आपका आंसर ये भी अवसर तो दिया है, इसमें सिर्फ पठन का अवसर दे रहा है। क्या दे रहा है? पठन, सिर्फ पाठ पढ़ने का अवसर दे रहा है। और जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उसको बच्चों को भाषा का परिवेश देना दो। किसका भाषा? परिवेश, भाषा का जो भाषा वो सीखना चाहता है उसका परिवेश दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 2nd वाला। चलते हैं आगे की तरफ। आज का हमारा, जब हम यह कहते हैं कि भाषा यादृच्छिक होता है, ये आपका बहुत बार पूछा गया है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन क्या रहा है? भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। अब ऑप्शन क्या कह रहा है? दूसरा बोल रहा है कि भाषा पहले से निर्धारित सिद्धांतों का पालन करती है, कि जैसे जो पहले बनी है बस वैसे वैसे हो रही है। आपको पता है कि भाषा हमारी क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। अगर परिवर्तनशील नहीं होती तो जैसे पुराने समय में अगर संस्कृत बोली जाती है, क्या आज भी वैसी संस्कृत बोली जा रही है? नहीं होती। भाषा धीरे धीरे परिवर्तित होती जा रही है और भाषा का मानक स्वरूप भी है। और भाषा के शब्दों और उनके अर्थों के बीच अंतर्निहित संबंध है। क्या बोल रहा है? भाषा और उनके शब्दों के बीच में क्या बोल रहा है? अंतर्निहित संबंध है। ऑप्शन 4 कह रहा है शब्दों और उनके अर्थों के बीच किसी ठोस कारण पर आधारित न कि बस ही बोल रहा है कोई ठोस कारण नहीं है, आधारित नहीं है, बल्कि बस ऐसे ही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये क्या बोल रहा है कि भाषा के बीच क्या बोल रहा है कि इसका जो यादृच्छिक है इसका तात्पर्य पूछा है। तो इसका तात्पर्य हो जाएगा कि भाषा शब्दों के बीच, अर्थों के बीच किसी प्रकार का अंतर्निहित संबंध नहीं है। क्या होता है? कोई अंतर्निहित संबंध नहीं होता है भाषा शब्दों और उनके अर्थों के बीच में। आपका पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 आ गया आपके स्क्रीन के ऊपर। एक भाषा अध्यापक को चाहिए वह शिक्षार्थियों के स्वच्छंद लेखन, मतलब जो अपने मर्जी से लिखते हैं, उसको प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि स्वच्छंद लेखक का शिक्षार्थियों के लाभ है। वो स्वच्छंद अपने विचार विमर्श कर सकता है, अपने विचारों को अभिव्यक्ति कर सकता है। वो स्वच्छंद लेखन को क्या प्रोत्साहित करेगा? तो उससे शिक्षार्थियों को, बच्चों को क्या लाभ होगा? ठीक है, तो आपका ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन पहला कह रहा है
शिक्षार्थी ये महसूस नहीं करते कि उन्हें कुछ अधिक या एकदम सटीक लिखना है। और ऑप्शन बी कह रहा है कि शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा के लिखित स्वरूप के 5 गुण धर्म समावेशित कर सकते हैं। ऑप्शन 3 कह रहा है कि यह शिक्षार्थियों को प्रवाह के साथ और रचनात्मक तरीके से लिखने के लिए प्रोत्साहित करता है। और ऑप्शन 4 कह रहा है शिक्षार्थी लिखने या न लिखने के लिए कोई स्वतंत्र हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये कहने का मतलब है कि जब शिक्षार्थी को स्वच्छंद अपने मर्जी से लिखेंगे तो वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति अच्छे से कर पाएंगे और कुछ क्रिएटिव, कुछ नया सोचकर लिखेंगे, कुछ एक्स्ट्रा लिखेंगे। वो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ जिस प्रकार से पाठ में दिया गया है वैसे ही लिखना, वो क्योंकि वो लिखने में क्या है, स्वच्छंद मतलब होता है स्वतंत्र हैं। वो अपने मनों की, अपने जो उनका पूर्व अनुभव है उसको क्या करते हैं, अभिव्यक्ति कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसको अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी फॉर चेन्नई। आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे करते उसको कुछ रचनात्मक, क्रिएटिविटी, कुछ नया लिखने का, उसको अभिव्यक्ति, अपने जितना भी उनके भाव जो पूर्व सीखे हैं, पूर्व नॉलेज है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो अभिव्यक्त कर सकते हैं। चलते हैं आगे पेज पे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। आपका कथन और कारक है। अभिकथन कह रहा है भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। जो भाषा होती है वो किसके, अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। अब तर्क क्या बोल रहा है कि नई भाषाओं को अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। जो नई भाषा होती है उससे अधिगम से, भाषाओं के अधिगम यानी भाषाओं को सीखने से शिक्षार्थियों में विविधता अनेक प्रकार होती है। अब आपका ऑप्शन क्या कह रहा है, ये सही है परंतु आर गलत है। दूसरा कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है। ऑप्शन 3 है ए गलत है परंतु आर सही है। चौथा बोल रहा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर और ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जरा आप लोग कमेंट करिए कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आपका आंसर हो जाएगा कि भाषा, आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। क्या हो जाएगा, सेकंड वाला। ये यार दोनों सही है परंतु एक ही व्याख्या नहीं है। क्योंकि देखिए भाषा अध्यापक द्वारा अधिगम की योग्यता की उसकी अधिगम योग्यता तैयार तो की जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या उससे नई भाषाओं अधिगम शिक्षार्थियों को विविधता होगी? क्या इसकी योजना तैयार करने से जो नया शिक्षार्थी है, वो नया विद्यार्थी है, उसको अधिगम के बारे में कुछ अनेक प्रकार कुछ एक्स्ट्रा सीख सकता है? विविधता हो सकती है, अलग अलग प्रकार हो सकती है? नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन दोनों सही है लेकिन ये व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। बाकी आंसर तीनों हो गया गलत। चलते हैं अगले पेज पे कि भाषा अध्यापक होने के नाते यदि आप कोई भाषा लैंग्वेज टीचर हैं और भाषा शिक्षण अधिगम के बारे में आपका क्या मत है, कि भाषा का शिक्षण जो है उसके बारे में आपका क्या मत जानना चाहता है। भाषा अधिगम के बोधगम्य योग्यताएं हैं। क्या है, बोधगम्य योग्यताएं हैं जिसको आप समझ सकते हो, उसको अवबोध कर सकते हो। दूसरा क्या बोला, उत्पादक कौशल पहले आती है। क्या आती है, पहले। दूसरा कह रहा है कि उत्पादक कौशल पहले आती है। और ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि भाषा शिक्षण के अर्थ पर बल देना चाहिए न कि नियमों पर। उसके शिक्षण पे, बल्कि आपको नियम नहीं याद करवाना है। और भाषा शिक्षण पर्यायवाची प्रभावों से मुक्त होना चाहिए, कि भाषा जो शिक्षण है वो प्रभावों से मुक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। नहीं, ऐसा देखिए इसमें जो उत्पादन कौशल होती, पहला बोल रहा है भाषा अधिगम में बोधगम्य योग्यताएं होती है। बिल्कुल भाषा अधिगम में आपको समझने के लायक उसकी योग्यताएं होती हैं। और उत्पादक कौशल किससे आती है, कौशल से पहले आती है। आपको पता होना चाहिए 4 कौशल हैं, सुबोपली। 2 उत्पादक कौशल है, 2 उत्पादक कौशल हैं और 2 ग्रहणात्मक कौशल हैं। ठीक है, तो आपका दूसरा श्रवण के द्वारा अर्जित दूसरा ऑप्शन कह रहा है उत्पादक कौशल से पहले आती है। ऑप्शन 2 कह रहा है आपका श्रवण के द्वारा अर्जित कौशल दूसरे कौशल स्थानांतरित की जा सकते हैं। आपके अंदर यदि सुने हो तो आप कुछ सीखे हो, सुन करके पढ़ कर लिखे हो तो उसको आप लिख सकते हो। मतलब ग्रहण से आपको उत्पादक कौशल में आपका जो स्किल है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। बिल्कुल सही बोल रहा है। भाषा शिक्षण के अर्थ पर बल देना चाहिए न कि, जो कि भाषा शिक्षण का है,
जो भाषा शिक्षण का अर्थ पे बल देना चाहिए, जो कि आपको नियमों को नहीं रटवाना चाहिए, उसके अर्थ पे बच्चों को कितना सोच समझ पाए, कितना अवबोध कर पाए, इस पे आपको क्या करना है, जोर देना है। और भाषा शिक्षण पर्यायवाची प्रभाव से मुक्त होना चाहिए, नहीं प्रभाव, यदि कहीं कहीं बात में बच्चों को उससे उसकी एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, पर्यायवाची जुड़ा होना चाहिए। तो आपका यही गलत हो गया। तो जो जो 4 में है वो गलत काट दो, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला, ऑप्शन वाला पहला। ठीक है, चलते हैं आगे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में समूह चर्चा और साथियों के साथ बातचीत को बढ़ावा देती है। कोई शिक्षिका हैं, वो अपनी कक्षा में एक समूह ग्रुप डिस्कशन करती हैं और अपने साथियों को बातचीत को क्या करते हैं, बढ़ावा देती है। वह वर्तनी उच्चारण की त्रुटियों को सुधारने से सहमत नहीं उठाती, कि जो वर्तनी होता है, जो बोला जाता है, मात्रा होता है, कि जो त्रुटियां होती है उससे सुधारने में सहमत नहीं कर रहे हैं। वह अपनी कक्षा में दृष्टिकोण उपयोग कर रही हैं, क्या संरचनात्मक है, रचनावादी है, या पारंपरिक है, या एक्लेक्टिक है। तो आपका 9th का आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये क्रिएटिविटी है। क्या है, बच्चों को बोल रही हैं कि बच्चों को कुछ न कुछ ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, बाकी जो आपकी त्रुटियां हैं, छोटी छोटी त्रुटियां हैं, वो बाद में सीख जाएगा। आप कुछ नया बोलो और कुछ आप नया आविष्कार करो, खोज रहित अध्ययन करो। ठीक है, तो आपका ये क्रिएटिविटी रचनावादी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि अपने विद्यार्थियों को कहानी सुनाने के बाद रेखा उन्हें फ्लैश कार्ड देती हैं। वह विद्यार्थियों से कहती हैं कि इन्हें कहानी के क्रम में व्यवस्थित करो। रेखा उनके किस कौशल का आकलन करना चाहती हैं, क्या पठन का, श्रवण का, वाचन का, या साकार कल्पना करना। क्या है होता है, देखिए आप कोई, जैसे आपको विद्यार्थी कोई कहानी सुना देते हैं, उसके बाद बोलते हैं उसको फ्लैश कार्ड के आपको कितना उसमें से आप कितना सीख पाए, उसमें से आप कितना सीख पाए हो, कितना नहीं सीख पाए हो, तो उसको क्या बोलते हैं। तो आपका क्या, ये पढ़ने का कौशल का तो विकास कर नहीं रहे हैं, वाचन भी पढ़ने से होता है। ये किसका, श्रवण का, लिसनिंग का सोच रहे हैं, उसमें कितना विकास हो रहा है, उसका कौशल कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, आपके 4 कौशल होते हैं, कौन कौन सा, सुनना, दूसरा बोलना और पढ़ना, और एक है लिखना। ठीक है, आपके 4 कौशल हो गए। तो इसमें श्रवण कौशल की बात हो रही है। आगे चलते हैं। एक भाषा का जो प्रभावित शिक्षक होगा वो कब होगा, क्या होगा कि बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए सभी प्रश्नों को बोल दे, जितना पाठ्य पुस्तक में जितने प्रश्न है वो जल्दी जल्दी सब याद कर लें। और दूसरा क्या है, पाठ्य वस्तु के साथ साथ अन्य संसाधनों का प्रयोग, कि जो पाठ्य के साथ साथ उसको बाहरी जीवन से भी जोड़ो। अन्य संसाधन और क्या है, बच्चे को और कैसे सिखाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 का रहा है केवल पाठ्य पुस्तक में नहीं, आपको यही केवल देखते ही नकारात्मक हो गया। अब पूरी तरह से प्रस्तावित पुस्तक कि आप नहीं, जितना आपको पाठ्य पुस्तक में है आप सिर्फ उतना ही निर्भर रहो, आपको बच्चे को एक्स्ट्रा न सिखाओ। जितना पाठ्य पुस्तक में है उतना हम पढ़ा के हो गए, भैया लो हमारा सिलेबस तो कंप्लीट हो गया। क्या आपको ऐसा करना है, नहीं, आपको क्या करना है, बच्चों को पाठ्यक्रम पुस्तक में दिए गए प्रश्नों के उत्तर याद करने का ऐसा नहीं कर सकते हैं। पाठ्य पुस्तक के साथ साथ अन्य संसाधनों का उपयोग करने, बच्चों को टीचिंग लर्निंग मेथड, बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान दो, रियल लाइफ से जोड़ करके सिखाओ, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करता है, भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएगा। आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 12, आज का क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 12। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से पानी पर एक पैराग्राफ लिखने को कहती है। वाटर है, उस पर बोलती है आप एक पैराग्राफ लिख कर आओ। फिर विद्यार्थी चर्चा करना शुरू करते हैं और उन्हें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान कक्षाओं में क्या पढ़ाया गया है, फिर वे पानी पर एक पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं। इसका क्या उदाहरण है, कि वो करवाना क्या चाहते हैं बच्चों में, क्या पाठ्यक्रम में भाषा करवा रही हैं, या संचारी दृष्टिकोण कम्युनिकेटिव अप्रोच कर रही हैं, या उपयोग में भाषा ला रही हैं, या विज्ञान की भाषा कर रही हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, वो क्या कर रही हैं,
कि कोई शिक्षिका है वो पहले अपने पैराग्राफ में देती हैं, बच्चों को क्या देती हैं, पैराग्राफ देती हैं, और वो भी कहाँ से पैराग्राफ लिखने को देती हैं और फिर उसी को चर्चा करने में शुरू करती हैं और सामाजिक विज्ञान में कक्षाओं में क्या पढ़ाया गया है उसके सिर्फ और उन्हीं के क्या उनके पाठ्यक्रम में जो है उनके यहाँ पे है जो पाठ्यक्रम में है उसमें क्या पढ़ाया गया है, ऐसा कोई बाहरी ज्ञान उसको नहीं बता रही हैं, वो उनके पाठ्यक्रम से ही क्या किससे उनके विज्ञान की। और वो पैराग्राफ देखिए और शुरू करते हैं विज्ञान सामाजिक कक्षाओं में, उसके कक्षाओं में यानी उसके पाठ्यक्रम में ही क्या पढ़ाया गया है, तो ये पाठ्यक्रम में भाषा सिखा रही है। किसका क्या कर रही है, इसका उदाहरण क्या है, ये पाठ्यक्रम में भाषा का उपयोग कर रही है। उसके पाठ्यक्रम में आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, आपका आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका। ठीक है, आपका ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं कि किसी टॉपिक पर मानस मंथन क्या कर रहे हैं, पहले मानस मंथन हो रहा है। किसी टॉपिक कोई टॉपिक है उस पर क्या हो रहा है, मानस मंथन हो रहा है। मानस मंथन करने के बाद भी वयस्क या सहपाठी मार्गदर्शन में लिख लेती है। देखिए कहने का मतलब है कोई टॉपिक है, मानस मंथन हो रहा है, पहले उसमें बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, फिर उसके वो अपने जो सहपाठी है वयस्क है जो यम के ओ, कौन सा, यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको हिंट दे दे हैं, यम के वो। अब आपको समझ गया होंगे आपको किसकी बात कर रहे हैं, यम के ओ की सहारा से फिर थोड़ा सा लिख लेती है, अकेले से अपने आप से नहीं लिख रही है। एक बालिका अपने आप अनुच्छेद नहीं लिख पा रही है, हालांकि वह इस किस प्रकार के मार्गदर्शन को क्या कहेंगे। कहने का मतलब है कि जब आप कोई काम कर रहे हो, कोई अनुच्छेद लिख रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, आपको जब बीच में रुक जाते हो तो आपका वाइगोत्स्की ने क्या स्केप होल्डिंग का किया है, जो आपका यम को होता है मोर नॉलेजेबल अदर होता है, वो बच्चों को बीच में थोड़ी सी क्या करते हैं, हेल्प देते हैं, सहायता देते हैं, मदद देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, स्केप होल्डिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्केप होल्डिंग बोलते हैं। सहपाठी शिक्षण है नहीं, टीम शिक्षण है नहीं, परामर्श है नहीं, स्केप होल्डिंग होता है जो अस्थायी होता है, बच्चों को थोड़ी सी समय के लिए दिया जाता है। ठीक है, क्या हो गया आपका आंसर नंबर 3 हो गया स्केप फोल्डिंग, जो कि इसको कितने दिया है, स्केप फोल्डिंग किससे संबंधित है, वाइगोत्स्की। आगे चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आ गया 14। क्वेश्चन नंबर 14, जब एक शिक्षार्थी को नई भाषा सिखाते हैं लेकिन वह उसे बोलता नहीं है, इस अवधि को क्या कहते हैं। आप कोई बच्चा है उसको आप लैंग्वेज जो भाषा नई भाषा सिखा दिए लेकिन वह उसे बोलता नहीं है, तो इस अवधि यानी इस समय को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, वाक उदयीमान कहेंगे, और ऑप्शन बी है उसको मूक कहेंगे यानी साइलेंट कहेंगे, और उसके बाद प्रारंभिक उत्पादन कहेंगे और उदयीमान कहेंगे। कोई जब बच्चा बोल नहीं पाता है तो उसको क्या बोलते हैं, बोलता नहीं है तो उसको मूक बोलते हैं, साइलेंट बोलते हैं। कहीं कहीं बोलते नहीं आप मूक दर्शक बन के क्या देख रहे हो, सिर्फ आप तमाशा देख रहे हो, यानी आप शांत होकर के क्या देख रहे हो। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थी से कहा, कक्षा 3 की कोई अध्यापिका हैं वो अपने विद्यार्थी से कहती हैं कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द प्रयोग योग्यता, सकना कौन सा शब्द है, सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछें कि क्या तुम तैर सकते हो, ये गतिविधि क्या, तुम खाना खा सकते हो, तुम अपने आप से पढ़ सकते हो, ऐसी 5 वाक्य पूछने के लिए कह रही हैं। तो वो क्या मौखिक प्रवाह अभ्यास करवा रही हैं, क्या बोल रही हैं, मौखिक, कि वो प्रवाह फ्लुएंसी के साथ बोल सके। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि नियंत्रित मौखिक अभ्यास करवा रहे हैं कि वो नहीं उसको बोलने में दिक्कत है तो उससे सिर्फ मौखिक अभ्यास करवाया जाए। तीसरा है स्वच्छंद, यानी अपने आप से इंडिपेंडेंट स्वतंत्र होकर बोलना सीख रहा है, क्या है, स्वतंत्र होके
स्वच्छंद का मतलब होता है स्वतंत्र होकर बोलना सीख रहा है। और ऑप्शन निष्क्रिय श्रवण, इसमें क्या बोल रहा है कि वो उसमें कोई एक्टिव नहीं हो रहा है, पैसिव होकर श्रवण कर रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का, तो वो क्या बोल रही हैं, उसके मौखिक प्रवाह बोल रहे हैं, उसको जो वर्बल फ्लुएंसी है उसको क्या कर रही हैं, ताकि उसकी जो बोलने की प्रवाह है, लय है, वो अच्छे से हो जाए। वो उसको नियंत्रित, उसको कंट्रोल करके मौखिक अभ्यास नहीं करवा रही हैं, न उसको स्वच्छंद अपने मर्जी से बोल रही हैं, बल्कि क्या हो जाएगा आपका आंसर? मौखिक प्रवाह हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या है? क्वेश्चन नंबर 16। अध्यापन की दुनिया में प्रवेश करने के बाद आपने अनुभव किया कि पाठ्य पुस्तक की शुरुआत में शिशु गीत और चित्र कथाएँ होती हैं। जो बच्चे होते हैं छोटी छोटी, चंदा मामा गया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ऐसी सब क्या होती हैं? गीत होती हैं बच्चों के लिए, और चित्र कथाएँ होती हैं। और जो कथाएँ होती हैं, कहानियाँ होती हैं, वो चित्रों में छपी होती हैं। और आगे क्या बोल रहा है? और अंत में वर्णमाला होती है। और क्या होती है? अंत में वर्णमाला होती है, ताकि बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट जगे, वो पढ़ने में क्या हो जाए, उसके प्रति अट्रैक्टिव हो जाए। और आगे बोल रहा है, भाषा शिक्षण शास्त्र में इस प्रकार की व्यवस्था किस उपागम के अंतर्गत आती है? क्या आपका इलेक्ट्रिक उपागम यानी उदारवादी आता है? सौंदर्यता मतलब उसके सुंदरता को बढ़ाने के लिए होता है। आपका क्या है? बॉटम टू अप उपागम, यानी जिसे अधो शीर्षगामी कहते हैं, या टॉप टू डाउन। देखिए जरा सा आप लोग टॉप टू डाउन क्या बोलते हो? जैसे देखो, टॉप टू डाउन उसे कहते हैं जब आपको टॉप यानी ऊपर से पढ़ाते हुए नीचे ले जाए। जैसे कोई आपको पैराग्राफ दे दे, पहले क्या दें, कोई पैराग्राफ पढ़ा दें, फिर उसमें से फिर छोटे छोटे उसमें से पैराग्राफ से छोटे छोटे पैसेज बनाते, फिर आपको पहले वाक्य बना दो, पढ़ा दो, फिर उसके बाद शब्द पढ़ाओ, फिर वर्ड पढ़ाओ, फिर उसके बाद सीधे सीधे ध्वनि पढ़ाओ। तो यह क्या हो गया? ये टॉप टू बॉटम हो गया। क्या हो गया? सॉरी, टॉप टू डाउन हो गया। यानी आप ऊपर से उसको बच्चे को क्या ला रहे हो? नीचे की तरफ आ रहे हो। पहले बच्चे को बड़े बड़े कॉन्सेप्ट बताओ, उसके बाद ला के फिर धीरे धीरे छोटे कॉन्सेप्ट बताओ। तो ये कौन सा हो जाएगा? टॉप टू डाउन हो जाएगा। यदि आपको डाउन टू टॉप पढ़ाना है तो बच्चे को पहले वर्ड पढ़ाओ, फिर शब्द पढ़ाओ, फिर वाक्य पढ़ाओ, फिर धीरे धीरे वाक्य से पैराग्राफ यानी सेंटेंस पैरा अनुच्छेद बताओ। ठीक है? तो आपको पहले छोटी बनाता है, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। आपको ये हो जाएगा डाउन से अप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाउन से अप। तो क्या कह रही है क्वेश्चन नंबर 16? क्या बोल रही है? ये पहले बच्चों को क्या बोल रही है? बच्चे कि पहले क्या शिशु गीत है और चित्र कथाएं हैं, फिर आपको लास्ट में वर्णमाला हो रही है। सॉरी, लास्ट में क्या हो रही है? वर्णमाला। तो पहले कहने मतलब पहले कहानी के टाइप कथाएं हो रही, गीत हो रही हैं, फिर धीरे धीरे फिर छोटा आ रहा है, फिर छोटा आ रहा है। तो ये क्या होगा? टॉप टू डाउन होगा। क्या हो जाएगा? टॉप टू डाउन हो जाएगा। तो आपका ऊर्ध्व ऊपर से अधो यानी नीचे की तरफ जा रहा है। ऊर्ध्व यानी ऊपर से अधोगामी, अधो मतलब नीचे की तरफ जा रहा है। तो टॉप टू डाउन हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 4th वाला। बॉटम टू अप होता है जो नीचे से ऊपर जाता है। पहले छोटे छोटे वाक्य पढ़ाओ, पहले स्वर बनाओ, उसको बच्चे को ध्वनि पढ़ाओ, फिर वर्ड पढ़ाओ, फिर शब्द पढ़ाओ, फिर वाक्य पढ़ाओ, फिर पैराग्राफ पढ़ाओ। ये क्या हो जाएगा? फिर आपका ये बॉटम टू अप हो जाएगा। ठीक है? चलते हैं अगले पेज पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे को प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी और स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? उसका सृजन कैसे किया जा सकता है? उसका निर्माण कैसे किया जा सकता है? ये नहीं भी कि सभी बच्चे समावेशी हों और एक छत के नीचे सभी साथ एक साथ पढ़ सकें। तो आगे ऑप्शन कह रहा है, तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को न करके और आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करना। ऑप्शन बी कह रहा है कि मुख्यतः शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करना। कौन? शिक्षार्थी स्वस्थ हैं और उसके अच्छी खुशहाली। ऑप्शन सी कह रहा है कि विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य प्रदर्शन करके, उसके बहुत आयाम होते हैं, सब टाइप से उसको काम का प्रदर्शन करना। चौथा बोल रहा है रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्षा कक्ष की सजावट करके, कि जो रंगीन परिवेश है उसका क्या कर दो? बच्चे को सजावट कर दो।
नहीं, इसका आप ऐसा नहीं है, आप बच्चों को विभिन्न आयाम से, बच्चे बहुभाषी, जैसे बच्चों को यदि उसको पढ़ाई से भी, खेल से, पढ़ाई से भी रिलेटेड, और उसको खेल से भी रिलेटेड, उसको अनेक प्रकार के आयाम करके उसको प्रदर्शन करवाओ, उसको क्या करो, बच्चों से अनेक आयामों पर से क्या करो, शिक्षा को सिखाओ, उसको क्या करते हैं, सृजित किया जा सकता है, उसको सिखाया जा सकता है। बच्चों को ये योगा भी कराओ, बच्चों से पढ़वाओ भी, बच्चों से खेल कूद भी करवाओ, विभिन्न आयाम से क्या करते हैं, तो उसको परिवेश को सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, जो आ गए नॉन चोम्स्की, जिन्होंने कहा है बच्चे की जो भाषा होती है कैसी होती है, जन्मजात होती है। तो नॉन चोम्स्की के सिद्धांत के अनुसार हम सभी इस सहजात समझ के साथ जन्म लेते हैं कि भाषा कैसे कार्य करती है। संकेत की भाषा होती है, सार्वभौमिक व्याकरण होती है, बुनियादी शिक्षा होती है, व्यवहारिक होती है। तो आपको पता है ये भाषा क्या होती है, सार्वभौमिक व्याकरण होती है। बच्चों में अंतर्जात क्षमता होती है, क्या होती है, अंतर्जात क्षमता होती है सीखने की। सब बच्चे में क्या होती है, अंतर्जात क्षमता होती है सीखने में। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आज का रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन और लेखन कौशल के बारे में सही है। आपसे क्या पूछा है, कौन सा कौशल इसमें पठन और लेखन के बारे में सही है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है अच्छे लेखन कौशल का पठन पर कोई अच्छे लेखन कौशल का पठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऑप्शन बी कह रहा है जो विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं वे अच्छे लेखक होते हैं। क्या होते हैं कि जो विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं वो अच्छे लेखक होते हैं। ऑप्शन तो देखने में ही निगेटिव लग रहा है। जो विद्यार्थी अच्छे लेखक होते हैं वे वर्तनी की अशुद्धियाँ नहीं करते हैं। क्या जो अच्छे लिखने वाले होते हैं अशुद्धियाँ नहीं करते हैं? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ऑप्शन 4 बोल रहा है पठन और लेखन कौशल हमेशा पृथक रूप से पढ़ाना चाहिए। क्या चाहिए? पृथक रूप से पढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका जरा सा देखो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन और लेखन कौशल के बारे में सही है। पठन यानी पढ़ करके लिखने वाले बात है। अच्छे लेखन कौशल पठन पर कोई प्रभाव नहीं। यदि आप पढ़ने में अच्छे रहोगे या ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करोगे तो आपकी जो अशुद्धियां हैं वो कम हो सकती हैं। और दूसरा ऑप्शन जो विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं वे अच्छे लेखक होते हैं। लेखक कहने का मतलब है वो लेखन में त्रुटियां कम करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। जो विद्यार्थी अच्छे लेखक हो नहीं त्रुटियाँ अशुद्धियाँ करते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अशुद्धियाँ करते हैं। पठन और लेखन हमेशा पृथक नहीं, अलग अलग से नहीं होता है, आपको उसको एकीकृत करके पढ़ाना चाहिए। एकीकृत, ठीक है, एकीकृत और क्या होते हैं, एक होते हैं। आप पृथक ही गलत हो जाएगा। तो आपका ये भी आंसर गलत हो जाएगा और ये भी गलत था। आपका आंसर नंबर सेकंड सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बालिका पटना से मुंबई स्थानांतरित होती है। क्या होती है? ट्रांसफ़र होती है। कोई एक बालिका है वो बिहार के पटना से क्या होती है? स्थानांतरित होती है। वह विद्यालय में एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ती है और सहपाठियों तथा पास पड़ोस के लोगों के साथ अंतःक्रिया करके मराठी सीखने की स्थिति में है। अब इस तथ्य से आपकी क्या समझ बन रही है? कहने का मतलब है कोई बालिका है वो पटना से, उसको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी आ रही है और वहाँ पे और एक भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ती है वहाँ विद्यालय में। और जो वहाँ के साथ के बच्चे हैं पास पड़ोस से जो इंटरेक्ट करती है, क्या कहते हैं, वो भाषा का अर्जन कर रही है, बच्चों से अर्जन कर रही है। क्या कर रही है? यहाँ अधिगम नहीं कर रहे हैं। वहाँ के जो कौन से हैं पास पड़ोसी हैं, उसके बच्चे हैं, आपस में आस पास के लोग हैं, वो भाषा का क्या होता है? अर्जन हो रहा है, तो वो मराठी सीख जाती है। तो इसमें आप क्या बोल रहे हैं कि दोनों भाषाओं को सीखना अर्जन है। अब
और देखिए अंग्रेजी पढ़ती है, अभी आपको बताते हैं। और दूसरा कह रहा है अंग्रेजी भाषा का सीखना अर्जन है और मराठी भाषा सीखना का अधिगम है। लेकिन आपको पता है कि मराठी भाषा कैसे सीख रही है, वो बच्चों के अंतःक्रिया के साथ कर रही है। और अंतःक्रिया जो होती है वो अनौपचारिक होती है। कैसी होती है? अनौपचारिक होती है। और वो कहीं से भी मित्र मंडली, आसपास पड़ोस, किसी से भी सीखा जा रहा है। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा का सीखना भाषा अधिगम है और मराठी भाषा सीखना भाषा अर्जन है। और चौथा कह रहा है दोनों भाषाओं का सीखना अधिगम है। क्या बोल रहा है? दोनों भाषाओं का सीखना अधिगम है। तो आपका क्या हो जाएगा? दोनों भाषाओं का सीखना अधिगम है। तो नहीं, दोनों भाषाओं का सीखना, दोनों अधिगम नहीं कर रहे हैं। पहली भाषा वो सीख रही है तो पहला क्या हो जाएगा? अधिगम हो जाएगा। और दूसरा क्या? अधिगम हो जाएगा। और दूसरा क्या? अपने अंतःक्रिया, अपने बच्चों, अपने पास पड़ोसी, आस पड़ोस के साथ, तो दूसरा क्या हो जाएगा? अर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्जन। तो क्या बोल रही है कि भाषा सीखना अधिगम है और मराठी सीखना क्या है? अर्जन है। तो आपका आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। अनुच्छेद लेखन के दौरान व्याकरण, विराम चिन्ह, विधान और वर्तनी की जांच करना लेखन प्रक्रिया का कौन सा चरण है? लेखन प्रक्रिया का कौन सा चरण है? आपको पता होना चाहिए कि लेखन प्रक्रिया के साथ पहले देखिए 7 चरण होते हैं। पहला क्या होता है? मानस मंथन होता है। क्या होता है? इसके 7 चरण होते हैं। पहला होता है मानस मंथन, दूसरा होता है रूपरेखा या प्रारूपण होता है, या रूप रेखा होता है। तीसरा होता है प्रारूपण तैयार करना। चौथा होता है संपादन। पांचवा होता है पुनरुक्ति। क्या होता है? पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति। उसके बाद होता है प्रूफ रीडिंग। क्या होता है? प्रूफ रीडिंग। और फिर होता है आपका अंतिम प्रारूप। क्या होता है? आपका अंतिम प्रारूप। ठीक हो गया आपका 3, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। लेखन उपागम क्या होते हैं? उसके 7 चरण होते हैं। तो क्या बोल रही है ये कि अनुच्छेद लेखन के दौरान व्याकरण, विराम चिन्ह और विधान और वर्तनी की जांच करना लेखन प्रक्रिया का कौन सा चरण है? तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 का ये क्या बोल रहा है? ये सब क्या कर रही है? उसका प्रक्रिया का जांच कर रही है। क्या कर रही है? उसको जांच कर रही है। तो आपका जो संपादन में जांच होता है तो वही हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 22। भाषा के विद्यालयी शिक्षा के संदर्भ में बहुभाषावाद, क्या बोल रहा है? बहुभाषावाद के लिए कौन सा कथन सही है? आपको कौन सा कथन सही है उसमें वो चुनना है। कि पहला बोल रहा है कि बहुभाषावाद का प्रयोग भाषाओं के और विषयों के शिक्षण अधिगम के लिए संसाधन के रूप में करना चाहिए। आपको कैसा करना चाहिए? संसाधन के रूप में करना चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है कि बहुभाषिकता कक्षाओं का यह उद्देश्य कि सभी विद्यार्थियों जहां तक संभव हो सके अधिक से अधिक भाषाएं सीख सके, कि जितना संभव रहा है बच्चे जितना भी भाषा सीख सकते हैं सीख लें। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है कि बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी को अंग्रेजी सीखनी चाहिए और अंग्रेजी के माध्यम से विद्यालय में पढ़ना चाहिए। कि नहीं, बच्चों को नहीं, अंग्रेजी सीखना ही है। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि बहुभाषिक कक्षा में प्रत्येक बच्चों को मातृभाषा से शुरू करते हुए हिंदी, फिर अंग्रेजी और इस तरह से 3 भाषाएं सीखनी चाहिए। तो आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 22
क्वेश्चन नंबर 22 का क्या कह रहा है कि आपको कि बच्चे की मातृभाषा में होना चाहिए। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 22 का पहला हो जाएगा कि बहुभाषा का प्रयोग बच्चों और विषयों के किस में एक संसाधन के रूप में लेना चाहिए, रिसोर्स के रूप में लेना चाहिए। किसके रूप में लेना चाहिए? रिसोर्स के रूप में लेना चाहिए। आपका जो त्रिभाषा सूत्र है वो क्या कहता है, अगले पेज में हम समझाते हैं, आगे क्वेश्चन ऐसा आएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? अरविंद सुनते तथा पढ़ते हुए कुछ शब्दों को पहचानता है। क्या हुआ? कोई सुन रहा है या सुन के भी और पढ़ के कुछ शब्दों को पहचान लेता है। वह उन शब्दों को अपने बोलने या लिखने में प्रयोग नहीं कर पा रहा है। क्या कर रहा है? वो किसमें? बोलने में और लिखने में वो प्रयोग नहीं कर रहा है। इन शब्द रूप में क्या जानना चाहता है? मतलब आपसे वो क्या जानना चाहता है कि उसको क्या दिक्कत आ रही है? क्वेश्चन नंबर 23 कि वो ग्राह्य क्या है? ग्राह्य शब्द संपदा है। और दूसरा हो जाए उत्पादक शब्द संपदा। तीसरा होता है कि वह शब्द जिन्हें हम लेखन और वाचन में प्रयोग करते हैं। चौथा है संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता के लिए शब्द संपदा। नहीं, उसको क्या है? ग्रहण शब्द। क्या है? कौन सा है? आपका क्या बोल रहा है कि वह शब्दों को बोलने और पढ़ने में क्या हो रहा है? बोलने और पढ़ने में, तो वो ग्राह्य शब्द संपदा में आएगा, न कि उत्पादक में आएगा, न किसमें होगा। न आपके देखिए 4 कौशल होते हैं, थोड़ा सा यहीं मैं लिख देता हूँ। क्या होते हैं? 4 कौशल होते हैं। पहला होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसमें से 2 उत्पादक कौशल होते हैं और 2 ग्रहणात्मक कौशल होते हैं। ये जो सुनना है और पढ़ना है, ये क्या होते हैं? सुन के और पढ़ के आप ग्रहणात्मक कौशल होते हैं, ग्रहणात्मक कौशल होते हैं। कैसे कौशल होते हैं? ग्रहणात्मक कौशल होते हैं, आप ग्रहण कर सकते हो। और ये जो बोलना और लिखना जो होता है, ये क्या होता है? उत्पादक। कौन सा? उत्पादक कौशल होते हैं। कौन सा कौशल होते हैं? उत्पादक कौशल होता है। ठीक है, कौन सा कौशल होता है? उत्पादक कौशल होता है। 4 कौशल होते हैं। भाषा के कितने कौशल होते हैं? 4 कौशल होते हैं। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के आकलन के दौरान एक भाषा शिक्षक को मुख्य रूप से निम्नलिखित पर किस पर से एक पर ज़्यादा से ज़्यादा उसको ध्यान देना चाहिए? क्या बोल रहा है? औपचारिक साप्ताहिक परीक्षा और उसके प्रगति पत्र में दर्ज करना चाहिए। औपचारिक रूप से उसका औपचारिक अनौपचारिक साप्ताहिक परीक्षा लें, उसमें जो प्रगति है, बच्चा कितना उन्नत किया है, बच्चा कितना सीख पाया है, उसको कहीं पर दर्ज करें। एक अवधि के अंत में परीक्षा लेना चाहिए, यानी एक समय हो जाए उसमें लास्ट में बच्चों का अंत में परीक्षा लो, जिसे समेटिव असेसमेंट कहते हैं। या उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण घोषित करने में सहायक करें कि नहीं तुम तो पास हो गए और वो फेल हो गए। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण ऐसा बच्चे में कोई कहीं पे बात आप बच्चों के लिए ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, उससे बच्चों को जो मोटिवेशन है वो कम होती है। ऑप्शन 3 कह रहा है शिक्षार्थियों को निष्पादन के बारे में विविध तरीकों से जानकारी एकत्रित करना तथा उसे शिक्षार्थियों एवं उनके माता पिता के साथ साझा करना। यानी बच्चे आपको कितना परफॉर्मेंस निष्पादन है परफॉर्मेंस कर पाए हैं, उनके बारे में विविध जानकारी उपलब्ध करो और शिक्षार्थियों उनके माता पिता के साथ साझा करो। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है, क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है कि बच्चे के अभ्यास में वृद्धि तथा विविधता लाने हेतु प्रतिदिन कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के रूप में दत्त कर देना। कि नहीं बच्चों को आपको ज़्यादा ज़्यादा होमवर्क करना है, आपके क्लास वर्क करना है तो नहीं। जो आपका आंसर हो जाएगा 3rd वाला, क्या क्या कि विद्यार्थियों के जो निष्पादन है परफॉर्मेंस है वो कितना सीख पाया है, उसका विविध तरीके अनेक प्रकार से उसके तरीके और जो उसकी जानकारी उसको एकत्रित करो तथा उसे शिक्षार्थियों के उनके माता पिता के साथ आओ कि आपका बच्चा इतना सीख पाया है, इतना एक्टिव रहता है, ये करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd वाला। ठीक है, आप उसको लास्ट परीक्षा लेके ऐसा कुछ उत्तीर्ण फेल पास कर नहीं सकते हो। और ये जो औपचारिक, सिर्फ औपचारिक नहीं, औपचारिक और अनौपचारिक, उसका दोनों पक्षों का मूल्यांकन होना चाहिए, उसका दोनों पक्षों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा 3rd वाला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25? क्या बोल रहा है कि भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य क्या है?
पहले आपको निदानात्मक, बच्चों का पहले निदानात्मक क्या होता है, बच्चों की निदान का मतलब होता है बच्चों की कमियों का पता लगाना। क्या होता है, कमियों का पता लगाना, क्या पता लगाना। उसके बाद जब तक बच्चों की कमियों का पता नहीं लगाओगे आप उपचार नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चों में आखिर वो कैसे नहीं सीख पा रहा है, उसकी कमियां कहाँ पे आ रही हैं। उसका यदि किसी का सर दर्द कर रहा है तो उसके पहले कमियां जानो कि आखिर सर दर्द क्यों कर रहा है, उसके बाद तभी तो उपचार करोगे आप। तो वही उसके बच्चों में कमियों को पता लगाना, निदान, उसके बाद आप उपचार कर सकते हो। तो इसका उद्देश्य क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण का। आगे चलते हैं, ऑप्शन क्या कह रहा है, बच्चों की समझ में रह गए अंतरों को जानना और उपचार के लिए कदम उठाना। और ऑप्शन नंबर दूसरा क्या है, विद्यार्थियों के प्रगति रिपोर्ट कार्ड में प्राप्त लिखना। जो उसका प्रगति है, कितना सीखा है, कितना सही नहीं सीखा है, उसके किस में रिपोर्ट कार्ड में आप लिख दो, आपका बच्चा इतना पाया है, इतना नहीं पाया, इसमें फेल है, इतना पास है। ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है योगात्मक आकलन के लिए योजना एवं प्रश्न बनाना। योगात्मक मूल्यांकन होता है जो लास्ट में सबको जोड़ करके अंत में लिया जाता है, उसके योगात्मक आकलन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है अभिभावक शिक्षक बैठक में अभिभावकों को सूचित करना और ध्यान देने के लिए कहना कि आपका बच्चा तो ऐसे है जी, ऐसे है, क्या है आपका बच्चा कैसे है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपका बच्चा पढ़ने में इतना तेज है, पढ़ने में क्या है, आप अभिभावक को कह देंगे। तो आपकी ये पेरेंट टीचर होके ये आपको कतई नहीं करना है। आप क्या करोगे, बच्चों के समझ में रह गए अंतर कि बच्चा सीख पा रहा है, नहीं सीख पा रहा है, तो क्यों नहीं सीख पा रहा है, उसमें कमियां कहाँ रही है, उसमें अंतर क्या हो पा रहा है, क्या उस पर कमी कहाँ आ रहा है, उसके अंतर कहाँ रही है, उसके बाद आप उपचार करोगे। अच्छा बच्चा इसकी वजह से नहीं सीख पा रहा था, किसकी वजह से नहीं सीख रहा, ये कमी है, उसको उसके बाद उसका उपचार करना कि इसका उपचार ये हो सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए फॉर अमेरिका, पहला ही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोल रहा है, भाषा और भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थिति एवं मतों को क्या कह सकते हैं। क्या युक्ति कहेंगे, पाठ्यक्रम कहेंगे, विषय वस्तु कहेंगे, या वो अप्रोच कहेंगे। तो इसमें आपका युक्ति होगा नहीं, इसमें सीधा सीधा है उपागम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपागम हो जाएगा, अप्रोच हो जाएगा। भाषा देखिए कहने का मतलब है ये अप्रोच, भाषा किस प्रकार से उपागम के माध्यम से किस अप्रोच से सीखी जा रही है। वो क्या बोल रहा है कि जो सिद्धांत है, जो अनुप्रयोगिता है, ये सिद्धांत और अनुप्रयोगिता दोनों के मतों को आप क्या कहेंगे, इसको अप्रोच कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रोच कहते हैं। विषय वस्तु तो कह नहीं सकते हैं, आपका पाठ्यक्रम तो है नहीं, युक्ति तो है नहीं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। कक्षा 8 में शिक्षिका शिक्षार्थियों को यूनिट परीक्षा के लिए समाचार पत्र में से एक अनुच्छेद लेकर इसमें से प्रत्येक 5वां शब्द हटाकर शिक्षिका के खाली स्थान भरने के लिए कहती है। तो इस प्रश्न के अंतर्गत वह आता है, क्या व्याकरण प्रश्न आता है, या क्लोज परीक्षण आता है, रिक्त स्थान होता है, बोध होता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए क्लोज परीक्षण हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला सही हो जाएगा। देखिए जरा सा समझ लीजिए कि क्लोज परीक्षण होता क्या है। यदि आपको क्या जाए, आपके पाठ्यक्रम से या कोई संदर्भ से आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाए, एक अनुच्छेद दे दिया जाए, क्या हो, आपको एक अनुच्छेद दिया जाए और उसी के संदर्भ के अनुसार जो होता है उसी के उसमें आपका जो रिक्त स्थान होता है, रिक्त फिलिंग द ब्लैंक होता है, और उसी आपका जो होगा उसी संदर्भ के आधार पे आपको भरना रहेगा। जो रिक्त स्थान का भरना, छोटे छोटे जगह पे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना रहेगा, आपको उसी को क्या बोलते हैं, क्लोज परीक्षण बोलते हैं। आपको उसी पैराग्राफ से ढूंढ के, पैराग्राफ में से ढूंढ के उसमें क्लोज परीक्षण में उसमें फिलिंग द ब्लैंक को भरना होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, क्लोज परीक्षण बोलते हैं। आपको कोई अनुच्छेद पैराग्राफ दे देते हैं और उसी में से उसी के संदर्भ के अकॉर्डिंग आपको भरना होता है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। जीन पियाजे के अनुसार विद्यार्थियों की व्याकरणिक संरचनाओं को समझने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए। किसके व्याकरणिक बिंदुओं को समझने के लिए बच्चों यानी एक टीचर्स को क्या करना चाहिए, समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं की खोज करने को दें।
ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है, बच्चों को आप खोज करने के दो। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विद्यार्थियों को अधिक से अधिक व्याकरणिक अभ्यास करने के लिए, बच्चों को जितना से ज़्यादा हो सके आप व्याकरण का अभ्यास करो। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है विद्यार्थियों को पुस्तक के संरचनाओं को याद करने के लिए कहें। और आप क्या बोलता है, चौथा बोल रहा है विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं पर कोई एक प्रदत्त कार्य दे दें, आपको ऐसे करना है। क्या करना है, नहीं तो आपको ऐसे नहीं करना है। विद्यार्थियों को देखो आपका ऑप्शन हो जाएगा 1। आपको ऐसा नहीं, आपको याद करना तो कह नहीं सकते हो, सिर्फ हो उसको जो व्याकरण का नियम है। नहीं, क्या जीन पियाजे क्या कहते हैं कि जो बच्चा क्या होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है, नन्हा वैज्ञानिक होता है, वैज्ञानिक होता है। बच्चे अन्वेषक होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, अन्वेषक होते हैं, बच्चे अन्वेषक होते हैं। बच्चे खोजकर्ता होते हैं, क्या होते हैं, खोजकर्ता होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, स्वयं ही वो आपसे ज़्यादा खोज सकते हैं, आपसे ज़्यादा सीख सकते हैं, उसको कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, आपका आंसर हो जाएगा पहला कि समृद्ध लिखित सामग्री प्रदान करें और विद्यार्थियों को विविध संरचनाओं की खोज करने दें। बच्चा क्या करे, विभिन्न संरचनाओं को खोज करे, उससे कुछ न कुछ अन्वेषक करके सीखे, क्योंकि बच्चा क्या होता है, आपका नन्हा वैज्ञानिक होता है। तो चलते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है अध्यापक एक कक्षा में 4 विद्यार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया जाता है, जिन्हें उन्हीं दी गई स्थिति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। कोई आपको रोल प्ले देता है और क्या करो, आप वहाँ पे अपने विचारों को आदान प्रदान करो, और वह किस कौशल का संवर्धन मतलब बढ़ा रही है, क्या कर रही है, बढ़ा रही है, पर काम कर रही है। क्या अभिनय, आपका रोल प्ले जो एक्टिंग है रही है, लेखन है, वाचन है, या पठन है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 कि देखिए जैसे आपस में क्या कर रही है, वो बच्चों को बोल रहे हैं तुम आपस में बना रोल प्ले कर लो और आपस में कम्युनिकेशन करो, आपस में बात विचार करो, विमर्श करो। उससे क्या होगा, आप इसमें लिखने का कोई बात तो हो नहीं रहा है, आपको पता ही है, लिखने का तो इसमें कोई बात हो नहीं रहा है, पढ़ने की बात कोई कर रहा है नहीं रहा है। और ये क्या कहे, एक रोल प्ले द्वारा एक्टिंग नहीं करे, उसको वाचन कौशल, उसको क्या करे, वाचन कौशल को बढ़ा रही है, इंक्रीज कर रही है। तो आपका आंसर हो जाएगा C for 3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। शिक्षक संकेतक की सहायता से 3 लाल रंग के पेन और 2 नीले रंग की पेंसिल की ओर ध्यान आकर्षित करता है या करती है। एक पेंसिल की ओर संकेत करके कहता है कि यह पेंसिल नीली है, फिर दोनों तरफ से संकेत करके कहता है कि यह पेन लाल है। फिर एक अपने हाथ में लेता है और पेंसिल अपनी जेब में डालता है, कहता है कि मेरे दूसरे हाथ में पेन है और अब पेंसिल अपनी जेब में रखता हूँ या रख रही हूँ। ये पूरी प्रक्रिया शिक्षण के किस उपागम का अनुपालन कर रही है? क्या परिस्थिति आधारित उपागम है या संप्रेषण है? कम्युनिकेशन स्किल तो है नहीं, सीधे ही काट दो। प्रदर्शन क्या परफॉर्मेंस है, निष्पादन है, या डायरेक्ट अप्रोच है? आपका इसमें परिस्थिति और इसमें दो आप लोग कन्फ्यूजन होंगे। तो आपका क्या हो जाएगा, आपको वो परिस्थिति, आपका क्या बोल रहा है, परिस्थिति के आधार पर बोल रहा है, आपका डायरेक्ट मेथड नहीं हो रहा है, डायरेक्ट अप्रोच नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आपका परिस्थिति, वो आपकी स्थिति को देखकर बताना है इसमें से कौन सा, ये लाल है, ये नीला है, नाल है, नीला है, पेन में डालता है, उसको आपको परिस्थिति के अनुसार आपको देखना है। आपका आंसर हो जाएगा पहला। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।